हाय फ्रेंड्स। मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करने की जो डेट है वो बहुत जल्द करीब आने वाली है, 31 दिसंबर 2024। यदि आप 31 दिसंबर 2024 तक अपना जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करते हैं तो आप पर लेट फी पेनलाइज कर दी जाएगी। लेट फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आज मैं इस सेशन में सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 9 में जो बड़े चेंजेस हो रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटीआर 9 जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है उसको फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, और यदि हम लास्ट डेट को ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो जीएसटीआर 9 को यदि हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो कितनी पेनाल्टी, कितनी लेट फीस मुझे पे करनी पड़ेगी। और जो 9 दिसंबर 2024 को एक जीएसटीएन के द्वारा लेटेस्ट एडवाइजरी जो जारी की गई है जीएसटीआर 9 से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, उसमें जीएसटीआर 9 से रिलेटेड कुछ इश्यूज जिनके बारे में बताया गया है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जीएसटीआर 9 फाइल करते वक्त आपके सामने आने वाले हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर मैं आज बात करूंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई भी पॉइंट आपका छूट गया इस वीडियो से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, तो आप समझ लीजिए यदि आप जीएसटीआर 9 फाइल करने वाले हैं तो जीएसटीआर 9 में आप 100% गलती कर बैठेंगे और उस गलती का खामियाजा आपको भविष्य में, फ्यूचर में भुगतना पड़ जाएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस जीएसटीआर 9 के सेशन को। बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु के साथ। तो जैसा कि मैं आपसे को बता रहा था कि जीएसटीआर 9 जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज जो हो चुका है वो मैं आपको बता दूं कि अब जीएसटीआर 9 का जो टेबल 8A है वो टेबल 8A अब आपका जीएसटीआर 2 से रिफ्लेक्ट करेगा। अब जीएसटीआर 2B जो है वहां से जीएसटीआर 9 का टेबल 8A प्रिपेयर किया जाएगा। अब जो भी आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में होगी वो सारी आईटीसी आपको जीएसटीआर 9 के टेबल 8A में रिफ्लेक्ट करेगी, जो अभी तक ऐसा नहीं था। पिछले आपने जीएसटीआर 9 फाइल किए होंगे जिनसे कि डेटा आपका टेबल 8A में 2A से आता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो डेटा है आईटीसी का वो आपका 2B से रिफ्लेक्ट करेगा। 2B जो कि आपका स्टैटिक रिटर्न है, डायनेमिक नहीं है। जीएसटीआर 2A जो था वो आपका डायनेमिक रिटर्न था। अब जब आप जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का फाइल करेंगे तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। समस्याएं क्या आएंगी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो एक समस्या ये आएगी कि मान लीजिए आपका 23-24 का कोई इनवाइस था। 23-24 का इनवाइस आपने अपने आपके सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद फाइल किया अपना जीएसटीआर 1, वो आपके 24-25 फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो उस आईटीसी का एडजस्टमेंट कैसे होगा? और जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी थी, जो कि मान लीजिए मार्च 2023 का आपका कोई इनवाइस था और आपके सप्लायर ने उस इनवाइस को जीएसटीआर 1 में आफ्टर ड्यू डेट शो किया, तो जब उसने आफ्टर ड्यू डेट शो किया है तो वो आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा।
उस कंडीशन में कैसे हमें जीएसटीआर 9 को फाइल करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन जो हैं बड़ी ही क्रिटिकल होने वाली हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 9 को लेकर। और एक बात आपको बता दूं कि जीएसटीआर 9 जो है, यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपके लिए कोई भी मैंडेटरी फाइलिंग नहीं है। आप जीएसटीआर 9 को फाइल ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका 2 करोड़ या उससे ऊपर चला जाता है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना अनिवार्य है। और मैं जीएसटीआर 9 की आपको लेट फी के बारे में बता दूं कि यदि आपका टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, वो आपका 2 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़, तो आप यदि अपनी ड्यू डेट को मिस कर देते हैं और जीएसटीआर 9 को 31 दिसंबर के बाद कभी भी भरते हैं तो पर डे आपको 50 रुपीज़ की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसमें 25 रुपीज़ जीएसटी का, 25 रुपीज़ एसजीएसटी का। और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है तो आपको 100 रुपये की लेट फी पे करनी पड़ेगी आफ्टर ड्यू डेट, जब आप फाइल करते हैं अपना जीएसटीआर 9। ऐसे ही यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो यदि आपका टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है तो आपके ऊपर 200 रुपीज़ की लेट फी पेनलाइज कर दी जाएगी। आपको 200 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा यदि आप अपना जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं। तो जीएसटीआर 9 जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, ये जीएसटीआर 9 ये जीएसटीआर 9 बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि जब जीएसटीआर 9 को आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 9 को जब आप फाइल करेंगे तो उसमें डेटा जो है टेबल 8A में आपके 2B से रिफ्लेक्ट होगा। तो जब 2B से डेटा आपका आएगा आईटीसी का जीएसटीआर 9 के टेबल 8A में, तो बहुत सी ऐसी इनवाइसेस होंगी जो आपकी 23-24 की होंगी और आपने उनकी आईटीसी को 24-25 में लिया होगा। कंडीशन ये रही होगी कि आपके सप्लायर ने टाइमली ड्यू डेट के अंदर अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया होगा। तो इन्हीं सारी सिचुएशंस, इन्हीं सारे इश्यूज को लेकर, जैसा कि बहुत से लोगों ने टिकट भी रेस करी थी अपने ग्रीवेंस पोर्टल से जीएसटी के, तो उन सारी टिकट्स को जीएसटीएन ने कंसीडर किया, प्रॉपरली कंसीडर किया और उससे रिलेटेड एक एडवाइजरी को आपके लिए रिलीज कर दिया। एडवाइजरी क्या है? एडवाइजरी आपको क्या बताती है? कौन कौन से इश्यूज आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 9 को फाइल करने वक्त आपके सामने आने वाले हैं। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जीएसटीआर 9 आपके लिए नोटिसों की भरमार लेकर के आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इश्यूज आपके सामने आने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। जब तक 2A से डेटा टेबल 8A में ट्रांसफर हो रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, लोग मैनेज कर लेते थे कंडीशन को। लेकिन जब 2B से डेटा आपका ट्रांसफर होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको डायरेक्ट एडवाइजरी की तरफ लेकर के चलूंगा और एडवाइजरी में कौन कौन से इश्यूज बताए गए हैं और उन इश्यूज को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता चला जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक भी इश्यू, एक भी पॉइंट जो आपका मिस हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप 100% गलती कर बैठेंगे अपने जीएसटीआर 9 में और उसका खामियाजा आप फ्यूचर में भुगत लेंगे। तो बने रहिएगा, मैं आपको डायरेक्ट एडवाइजरी की तरफ लेकर के चलता हूँ और आपको सारी चीजें, सारे इश्यूज बता देता हूँ।
जीएसटीएन ने ये एडवाइजरी जो है 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च की थी। इसमें जीएसटीआर 9 से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 1 इशू आपके सामने जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो आपके सामने सबसे पहला इशू, जैसा कि मैं बता रहा था, कि आपका कोई 23-24 का इनवाइस था। नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी था, मान लीजिए मार्च 2024 का आपका कोई इनवाइस था, उस इनवाइस को आपके सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद में रिपोर्ट किया अपने जीएसटीआर 1 में। जो सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है आपके इनवाइस से रिलेटेड, वो आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया। तो जब आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है मार्च का जीएसटीआर 1, तो जनरल सी बात है कि उसकी आईटीसी जो है वो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही दिखेगी, और उसका क्लेम भी आपने कर लिया होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो इस इश्यू के बारे में बताया कि इनवाइसेस हैविंग द डेट of financial year 23-24, but the supplier has reported in the GSTR1 after the due date of March 2024. As a result, this amount is not auto-populated in the table 8A of GSTR 9 for financial year 23 and 24. तो ये आपके टेबल 8A में जो GSTR 9 है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगी। क्लियर है ये? अब इसको रिपोर्ट कैसे करना है जीएसटीआर 9 में? टैक्सपेयर शैल रिपोर्ट सच आईटीसी in the table 8C and in table 13, as this is the ITC of financial year 23-24. ये आईटीसी आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है। तो जीएसटीएन ने यही आपको बताया है कि ये आईटीसी आपकी 23-24 की है। तो आप अपने जीएसटीआर 9 की टेबल 8C और टेबल 13 में इसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। ये आपका जीएसटीआर 9 प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि जीएसटीएन ने बताया है, ये इस इशू का, इस प्रॉब्लम का क्लियर कट इसका कंक्लूजन नहीं है। इसका कंक्लूजन इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्शन 16 जो है 16(2), इसका डबल ए, ये क्या बताता है? ये डायरेक्ट टू बी की बात करता है कि टू बी में कौन सी कैसे इनवाइसेज पहुंचेंगी और वो इनवाइसेज जो है किस तरह से आपको उनका क्लेम करना है। तो सेक्शन 16 की जो कंडीशंस हैं वो, इसमें आप ये समझिए, एक तरफ तो गवर्नमेंट आपसे ये कह रही है कि सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस को फॉलो करिए, दूसरी तरफ खुद बताती है कि इस तरह से इसको ब्रेक भी करना है। तो आपने पॉइंट नंबर 1 समझ लिया होगा कि ऐसा अगर आपके सामने इश्यू है जीएसटीआर 9 को फाइल करते वक्त, तो आप अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीसी को टेबल 8C एंड टेबल 13 में रिपोर्ट कर दीजिए। नंबर दूसरा पॉइंट है, इनवाइसेस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। आईटीसी आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड है। आपने 23-24 में उनका क्लेम भी कर लिया है, लेकिन आपने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर, इसलिए आपने उस आईटीसी को रिवर्स कर दिया फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो जब आपने 23-24 में उसको रिवर्स कर दिया, तो जब आपने अपने सप्लायर का पेमेंट कर दिया उन्हीं इनवाइसेस से रिलेटेड, तो आपने उन इनवाइसेस का जो है आईटीसी क्लेम किया। कब क्लेम किया? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो सेकंड पॉइंट आपका यही बताता है, इनवाइसेस बिलोंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 ड्यू टू पेमेंट नॉट मेड टू सप्लायर विद इन 180 days. ITC was reversed in 23-24 as per the second proviso to section 16(2). सेक्शन 16(2) के जो सेकंड प्रोविजो में जैसा कि है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी आईटीसी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद में फिर आपने आईटीसी को रिक्लेम किया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जब आपने अपने सप्लायर का पेमेंट कर दिया।
इस इशू में, इस कंडीशन में आप जीएसटीआर 9 अपना कैसे फाइल करेंगे, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग का सिस्टम जो है, दिस रिक्लेम्ड आईटीसी शैल बी रिपोर्टेड इन द टेबल 6H। अब ये आईटीसी आपको टेबल 6H में रिपोर्ट करनी है। कौन सी फाइनेंशियल ईयर की? यदि आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टेबल 6H में रिपोर्ट कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जीएसटीएन ने बता रखा है कि ये द रिक्लेम्ड आईटीसी शैल बी रिपोर्टेड इन द टेबल 6H ऑफ जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसी ऐसा इश्यू अगर आपके सामने है, ये मैटर अगर आपके जीएसटीआर 9 में है, रिकंसिलेशन कर लीजिए अपने सारे डेटा का 23-24 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, और उसमें देख लीजिएगा किसी इनवाइस का यदि ऐसा कोई मैटर है तो इसको आप रिमार्क करके रख लीजिएगा। क्योंकि जब आप अपना 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो आपको जीएसटीआर 9 जो कि फाइनेंशियल 24-25 का होगा उसके टेबल 6H में इस इशू को रिपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज इन लाइन with the instructions in the table 13 given in the notified form GSTR 9. Similar reporting in applicable for the ITC reclaimed as per rule 37 है। 37 रूल के अकॉर्डिंग जैसा आपने रिक्लेम कर रखा है उसकी बात ये बता रहा हूं। तो आपको 24-25 में ऐसी आईटीसी को टेबल 6H फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट करना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है इनवाइसेस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट गुड्स नॉट रिसीव्ड इन 23-24, therefore ITC is claimed in table 4A5 of GSTR 3B and reversed in table 4B2 as per the guidelines of circular 170, and such ITC reclaimed in the next year 24-25 till the specified time period। अब आप तीसरे इश्यू को समझिए। तीसरे इश्यू में बताया गया है यदि आपका 23-24 का कोई इनवाइस था, आपके पास इनवाइस आया, ठीक है, बट गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ। गुड्स आपको कब रिसीव हुआ? गुड्स आपको मान लीजिए अप्रैल 24 में रिसीव हुआ। तो जब अप्रैल 24 में आपको गुड्स रिसीव हुआ है तो उस आईटीसी को आईटीसी जो आपने क्लेम कर रखी थी 4A5 से, उस आईटीसी को आपने रिवर्स कर दिया 4B2 से। 4B2 जो कि आपका आईटीसी जो है रिक्लेमेबल आईटीसी जो होता है उसको हम रिवर्स करते हैं 4B2 से, जिसको हम आगे फ्यूचर में कभी भी रिक्लेम कर सकते हैं। तो उस आईटीसी को रिवर्स कर दिया 4B2 से। तो जब 4B2 से रिवर्स कर दिया, उसी आईटीसी को आपने क्या किया? रिक्लेम आपने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कर लिया। लेकिन कब? 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आपने कर लिया है एज पर सेक्शन 16(4), स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है। जो आपका अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 3B है उसकी जो डेट होती है उस डेट तक या 30 नवंबर तक स्पेसिफाइड जो टाइम पीरियड है एज पर सेक्शन 16 आपने आईटीसी को रिक्लेम कर लिया। इस सिचुएशन में आपको अपने फाइनेंशियल ईयर जीएसटीआर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 9 में कैसे रिपोर्ट करना है। यदि ऐसा कोई मामला आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिपोर्टिंग में है, टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट सच रिक्लेम्ड आईटीसी इन द टेबल 8C एंड टेबल 13 इज दिस इज द आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। अब आप समझ लीजिए, अब आप समझिए कि इस कंडीशन में भी आपको, जैसा कि आपकी आईटीसी 23-24 से रिलेटेड है, तो 23-24 से रिलेटेड है तो आपको टेबल 8C बिल्कुल एज पर आप समझ लीजिए पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस आईटीसी का भी क्लेम करना है, अपने जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट करना। तो सेक्शन 16(4) की जो कंडीशंस हैं वहां तक आपको ऐसी आईटीसी को रिक्लेम कर लेना है।
कर लिया। रिक्लेम करने का सिस्टम आपको पता होगा 4A5 से ही रिक्लेम कर सकते हैं। तो जो टेबल 8C GSTR 9 का है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, और टेबल 13 है, इसी में आपको इस ICRTC को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या बताता है? इनवाइस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब आ जाइए 22-23। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आपकी कोई ITC 22-23 की है और वो ITC आपके 23-24 में रिफ्लेक्ट कर रही है और आपने उसको 23-24 में क्लेम भी कर रखा है। भाई कर ही लेंगे क्लेम। जब हमारे सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल किया मार्च मंथ का, तो उसने आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया। तो जब उसने आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है तो उसकी ITC को हम अप्रैल में या मई में या जून में जब भी रिफ्लेक्ट करेगी, मुझे ITC 2B में रिफ्लेक्ट करेगी, तो मैं उसको क्लेम करूंगा। तो 4 नंबर पॉइंट ये बताता है इनवाइस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 which is appearing in the table 8A of GSTR 9 of financial year 23-24, as the supplier would have reported the same in GSTR 1 after the due date of filing GSTR 1 की फाइलिंग के ड्यू डेट, जो ड्यू डेट के बाद GSTR 1 को फाइल किया है। हाउ टू रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन इन GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ऐसे इशू में, ऐसी कंडीशन में जो 22-23 की ITC थी उसको 23-24 में क्लेम कर लिया है, ऐसी कंडीशन में हमको अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के GSTR 9 में कैसे रिपोर्ट करना है? दिस इज द ITC ऑफ लास्ट ईयर एंड was auto populated in table 8A of GSTR 9 of financial year 22-23। जैसा कि आप सभी को मालूम भी है, जो अपना GSTR 9 फाइल कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो उन्होंने अपनी 22-23 की ITC को क्लेम कर भी लिया होगा अपने GSTR 9 में। क्यों? क्योंकि GSTR 9 में जो है डेटा टेबल 8A में आपके GSTR 2A से ट्रांसफर होता था। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जैसा कि डेटा ITC का आपके 2A से ट्रांसफर होता था, तो 2A में वो इनवाइस आपकी रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो आपने अपने GSTR 9 में फाइनेंशियल ईयर के 22-23 के GSTR 9 में उसको शो कर दिया होगा, रिपोर्ट कर दिया होगा और उसको क्लेम कर लिया होगा। Hence, aforesaid value need not to be reported in the table 8C and table 13 of GSTR 9 for financial year 23-24। ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे ITC को आपको अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के GSTR 9 में कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं करना। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। लास्ट और फाइनल और पांचवें इश्यू, पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेयर टू रिपोर्ट द रिक्लेम ऑफ ITC फॉर एन इनवाइस which belongs to financial year 23-24 and which is claimed, reversed and reclaimed in the same year। जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITC थी उसको आपने क्लेम किया, फिर रिवर्स किया, फिर रिक्लेम कर लिया सेम फाइनेंशियल ईयर में। इस कंडीशन में GSTR 9 में आपको ऐसी ITC को कैसे रिपोर्ट करना है? As already clarified by the CBIC press release 3 जुलाई 2029। 3 जुलाई 2019 की जो प्रेस रिलीज थी उसके पैरा के में CBIC ने क्लियर कर दिया, इट मे बी नोटेड दैट द लेबल in table 6H clearly states the information declared in table 6H is exclusive of table 6B। Therefore, information of such input tax credit is to be declared in one of the rows only। अब आप समझ लीजिए, पहले तो आपने इसको 4A5 से क्लेम किया ITC को, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, फिर आपने 4B2 से रिवर्स कर दिया, फिर आपने 4A5 से क्लेम कर लिया। तो डबल क्लेमिंग यहाँ पर आपको दिखेगी। तो एक ITC, एक इनवॉइस ITC
या आईटीसी जो भी हो, आपने डबल क्लेम कर लिया होगा। तो आईटीसी को डबल नहीं क्लेम कर सकते हैं, एक इनवॉइस की आईटीसी को एक ही बार क्लेम कर सकते हैं। तो जब आपने ऐसी कोई कंडीशन आपके केस में है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप अपना जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे, तो 6H या 6B, जो जीएसटीआर 9 का टेबल 6H या 6B है, तो उसमें एक ही टेबल में आपको रिपोर्ट करना है ऐसी आईटीसी को जिसको आपने सेम ईयर में क्लेम किया है, सेम ईयर में रिवर्स किया है और सेम ईयर में फिर अगेन आपने रिक्लेम किया है। ऐसी आईटीसी को आपको टेबल 6H या 6B एक ही टेबल में रिपोर्ट करना है, आपको इसका बाइफरकेशन नहीं देना है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला सिचुएशन है, लास्ट वाला जो इशू है, इस इशू पर आपके सामने बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आपके केस में ऐसा कोई इशू है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, कोई मिस्टेक ना छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपके फ्यूचर में आपको इस गलती का, इस भारी मिस्टेक का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटीआर 9 में नोटिस की, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि नोटिस की भरमार लगेगी, लेकिन आपको सबसे बड़ा और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ऐसे नोटिस की भरमार होगी, ऐसे नोटिस की भरमार होगी, इस कंडीशन में नोटिस की भरमार होगी, आप समझ लीजिए। यदि आपके जीएसटीआर 9 में यदि आपके जीएसटीआर 9 में कहीं पर भी ऐसा कोई मामला है जो निगेटिव में है, यदि आपका कोई डिफरेंस है निगेटिव में है, तो आपके पास में 100% नोटिस आने के चांस हैं। लेकिन यदि आपका पॉजिटिव में कोई डिफरेंस है, तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब निगेटिव और पॉजिटिव कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। निगेटिव कंडीशन में मान लीजिए, जैसे आपने अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी को ज्यादा क्लेम कर रखा है, लेकिन जो आपका 2B था उसमें आईटीसी कम थी। जब आपने 3B में आईटीसी को ज्यादा क्लेम कर लिया और आपके 2B में कम थी, तो निगेटिव फिगर जो है आपके जीएसटीआर 9 में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे निगेटिव फिगर जो हैं, इन कंडीशंस में आपको नोटिस मिलने ही वाले हैं। और पॉजिटिव कंडीशन में, यदि 2B में आपके आईटीसी ज्यादा था और आपने जीएसटीआर 9 में कम क्लेम किया है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में नोटिस ना के बराबर इशू होगा, नहीं ही इशू होगा। तो आज का ये टॉपिक कैसा रहा, मुझको कमेंट करके बताइएगा। और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस आपके लिए टैक्सेशन गुरु का चैनल लाता रहे और आपकी नॉलेज को गेन कराता रहे। तो टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये जो जीएसटीआर 9 के जो 5 इश्यूज हैं, 5 कंडीशंस हैं, ये सभी तक पहुंच जाएं और जो लोग जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं उनको किसी भी प्रकार की इन पॉइंट से रिलेटेड समस्या ना हो। तो मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।